देख लिया है बच्चे कैसे रहते थे। जिस क्लास में मेरे को लगता है कि बच्चे पहले शांति से सुनते हैं, बीच में डाउट नहीं बोलते, उस क्लासेस के अंदर मैं चैट बॉक्स ओपन ही रखता हूँ। ठीक है, तो मैं आज की पीपीटी ओपन करता हूँ। आज की पीपीटी में सबसे पहले तो बच्चों हम लोग एक सवाल करेंगे। पहले 10 मिनट जो हैं वो तो आपके एक क्वेश्चन पे जाएंगे, आइडियल गैस का एक क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो है ये क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया बच्चों। सब लोग एक बार बताएंगे कि यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन जो था आइडियल गैस का, ये क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं, एक बार कोई बता देगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग ये कर चुके हैं आइडियल गैस का डेरिवेशन और क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अभी एक ही क्वेश्चन है, सब बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल इजी है, सिर्फ इसके अंदर एक बात बतानी है कि आर की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ सकती है। तो सब लोग ट्राई करेंगे। इजी क्वेश्चन, 7 मिनट्स है, 2 मिनट में ऊपर के दे देता हूँ, 10 मान के चल लो। बिल्कुल फ्री माइंड से आप लोग 418 तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। सब बच्चे ट्राई करेंगे। ध्यान क्या रखना है बच्चे, आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है कि आप आर की क्या वैल्यू यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पी और वी की यूनिट डिसाइड करते हैं। तो आपको पी और वी की यूनिट डिसाइड करने के लिए आपको आर डिसाइड करना है कि आपको ये आर लेना है, उसके हिसाब से मैं प्रेशर और वॉल्यूम को कन्वर्ट करूंगा जिस भी यूनिट में मेरे को करना है। और दूसरा इसके अंदर जो मेथड है, फिर एक नया मेथड मैं सिखाऊंगा। इसके अंदर आर की एक्चुअली एक अलग वैल्यू दे रखी है, मैंने आपको दो वैल्यूज बताई थी, 8.314 और 0.0821। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी अलग वैल्यू है। ठीक है, तो इसके लिए 0.083 आप कहोगे सर अप्रोक्स वही है 21, लेकिन इसकी ना यूनिट्स बच्चों अलग है। तो ये वाली वैल्यू मैंने आपको नहीं बताई है क्योंकि ये आपको याद नहीं रखनी होती। ये ऐसा होता है कई बार आपको अलग यूनिट के अंदर आर दे दिया जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि आपको कन्वर्जन निकाल बताएंगे सारा। अभी के लिए आप लोग अपना दिमाग लगाइए, जो भी जिसको भी समझ में आता है। 50 के एक बच्चे ने आंसर दिया, आनंद ने। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अरे ये क्लास मेरी अच्छी है, सबसे तेज आंसर आया मैंने जितने भी क्लासेस में टाइम दिया है। पहला आंसर सबसे तेज यहाँ पे आया। रागिनी ने कहा है 50k टू द पावर -1। अगर रागिनी आप ये कहना चाहते हैं कि 50 पर केल्विन तो मिस्टेक है, और अगर आप सिर्फ 50 केल्विन बोलना चाहते हो तो ठीक है। श्रेया ने भी 50 केल्विन बताया, वेरी गुड। मुझे लग रहा है 18 मिनट तक मुझे वेट करना ही नहीं पड़ेगा, सारे बच्चों का आंसर आ जाएगा। हाँ जी रागिनी आप बताएंगे 50 पर केल्विन है, के की पावर -1 लिखी है आपने या केल्विन ही लिखा है? ओके ठीक है, रागिनी ने भी केल्विन ही लिखा है। 1 2 3 4 5 6
6 बच्चों का आंसर आ गया भाई मेरे पास। 13 लोग हैं हम लोग इस क्लास में, बाकी के 7 लोग भी कोशिश करेंगे। एफर्ट सबको डालना होता है, आंसर निकले ना निकले वो अलग बात होती है। आंसर तो मुझसे भी कभी नहीं निकलते थे, लेकिन मैं करता जरूर था। हिना ने भी आंसर दे दिया है 50 पर केल्विन। हिना आप भी बताएंगे 50 पर केल्विन है कि 50 केल्विन है, क्योंकि आपने एक स्लैश लगा दिया है। अगर मिस टाइप है तो ठीक है, अदरवाइज रीचेक करिए कि आपकी यूनिट केल्विन आनी चाहिए, पर केल्विन नहीं। 5 बच्चे बच गए अब क्लास में जिनका आंसर आना बाकी है। 4 बच गए हैं, मीनाक्षी का भी आंसर आ गया। फिफ्टी केल्विन ही है हिना, ठीक है। ओके, 1 2 4, अब 2 बच्चे बच गए हैं। अब फिर उन्हें फिगर आउट करना मुश्किल है। चलिए मैंने टाइम दे रखा है तो वेट करेंगे। मेरे हिसाब से गरिमा का आंसर नहीं आया है और मनीष का नहीं आया है। सुशील का भी नहीं दिखा, मैं देखता हूँ। मनीष का आ चुका है। गरिमा एंड सुशील, आप लोग भी बच्चों ट्राई करेंगे। टाइम अभी पूरा, जितना बोला है उतना मिलेगा टाइम। हाँ जी रितिका, गुड इवनिंग। बच्चे क्वेश्चन दे रखा है, ये सॉल्व करना है। 4 मिनट है आपके पास, बाकी लोगों के पास ज्यादा थे, लेकिन जब सबका टाइम खत्म होगा तभी आपका भी खत्म हो जाएगा। अटेम्प्ट करना है रितिका, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आंसर आए चाहे ना आए इतने टाइम में, या कितने टाइम में, लेकिन क्वेश्चन करना है। लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है, कुछ पढ़ाया नहीं है अभी। जिनने कर लिया वो लोग बोर हो रहे होंगे ना कि क्वेश्चन कैसा था, हो गया, अब 5 मिनट वेट करते रहो। कोई नहीं, रिलैक्स क्लास चलनी चाहिए यार, उड़ते भागते नहीं करना। उड़ते भागते करेंगे जब साल का एंड आएगा। ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, 3 4 साल में क्वेश्चन आता है पेपर में, उन चैप्टरों को उड़ाएंगे। जैसे फिजिक्स में होता है सेमीकंडक्टर, मुझे याद नहीं 11th में होता है 12th में होता है, जब मैंने पढ़ा था। तो उसका क्वेश्चन ज्यादातर आता नहीं है, और वो चैप्टर मुझे आज तक नहीं आता। मतलब पढ़ाता तो मैं केमिस्ट्री हूँ, लेकिन फिजिक्स भी मुझे याद है, तो बाकी चीजें भी थोड़ी बहुत याद है अपने टाइम की। सेमीकंडक्टर मुझे आज तक नहीं आता, और ठीक ठाक इजी चैप्टर था, मतलब भारी चैप्टर भी आते, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ा वो चैप्टर, क्योंकि टीचर को उड़ाने पे आता था तो मैं तो क्लास से ही उड़ जाता था। 2 बार मैंने मतलब सेमीकंडक्टर की क्लासेस, 2 बार हुआ सेमीकंडक्टर चैप्टर, हर बार मैंने उड़ा दिया। चलिए ठीक है, 2 मोर मिनट्स है गरिमा, सुशील एंड रितिका के लिए। मैं यार किसी का नाम, सुशील तो दे चुके हैं आंसर, अब लिस्ट के अंदर से ना देखना मुश्किल हो जाता, तो गरिमा का नहीं आया मेरे पास आंसर, और रितिका का।
खत्म होने वाला है हमारा समय। 10 सेकेंड अभी। 3, 2, 1, 18। चलिए, सब लोग जिनसे नहीं हुआ था सर मैंने पीवी इक्वल एनआरटी फॉर्मूला यूज किया है, क्या ये सही है? ऑफ कोर्स सही है, वही करना है। पीवी इक्वल एनआरटी पढ़ रहे हैं तो उसी का क्वेश्चन होगा, उसी से आंसर आएगा। श्रेया ने पूरा आंसर भी लिख दिया है, वेरी गुड। ठीक है, श्रेया ने जो आंसर लिखा है वो मेरे सेकंड मेथड से किया है। उन्होंने आर की वैल्यू जो है 0.083 यूज की है। तो ठीक है सर, इस दोनों में हम इसको ना दो मेथड से करेंगे। एक मेथड जो मैं बेसिक बता रहा हूं, जिससे आपको आर की वैल्यू अगर ना भी मिले तो आप जो दो वैल्यूज याद रख के चलेंगे उसी से काम चल जाएगा। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है 80% टाइम्स आपको आर की वैल्यू नहीं दी जाएगी। उस टाइम पे अपने पास आर की दो वैल्यूज होंगी 8.314 और 8 इक्वल 0.0821। उसी के भरोसे हमने काम चलाना है। हम यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे प्रेशर की और वॉल्यूम की। श्रद्धा एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा है, आपने अभी ज्वाइन किया है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने टाइम दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बच्चे अब आप सुनेंगे सीधा आंसर। ठीक है, तो बच्चों जब हमारे पास आर नहीं होगा उस सिचुएशन के लिए करते हैं। क्योंकि जब आर की वैल्यू है तब तो अलग यूनिट में, आर की वैल्यू अलग यूनिट में जब है तब तो हम कर ही लेंगे। जब हमारे पास पका पका ये यूनिट्स में है तब तो हम कर ही लेंगे, तो उसको सेकंड मेथड बोलेंगे। फर्स्ट मेथड के अंदर बच्चों क्या करेंगे कि मैं आर को इसको जो सॉल्व करना चाहता हूं फर्स्ट मेथड, वो मैं आर की वैल्यू लेना चाहता हूं 8.314 या 0.0821 में से। ठीक है सर, तो बच्चों मेरे पास क्या है, लाइन पढ़ते हैं, इंग्लिश की हिंदी करेंगे। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग 5 dm क्यूब एट 3.32 बार। इसका मतलब बच्चों किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस है, उसके अंदर 4 मोल्स है। ठीक है सर, बच्चों उसकी वॉल्यूम जो है 5 dm क्यूब है। ओके सर, और वॉल्यूम 5 dm क्यूब और सर प्रेशर है 3.32 बार। ठीक है, ओके, तो सर इनको साइड में लिख लेते हैं। सर फर्स्ट स्टेज है, इस स्टेज से कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसी स्टेज के अंदर क्वेश्चन बोला है। तो दो बातें हैं सर, पहली बात कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जिसको भी लिखेंगे पीवीटी से लिखेंगे, 1 2 नहीं करने की जरूरत है क्योंकि सर सेकंड स्टेज तो है नहीं। ठीक है सर, दूसरी बात ये है पीवी इक्वल एनआरटीवी एक बार ही लगेगी, दो बार नहीं लगाई जाएगी। जैसे सर P1 V1/T1 लिख रहे होते थे, दो बार इक्वेशन लगा के उसको P2 V2 के बराबर करेंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, एक बार में काम चल जाएगा। दो बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले बच्चों लिखते हैं कि हमारे पास क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर है। प्रेशर है बच्चों मेरे पास 3.32 बार। ठीक है जी सर, वॉल्यूम है मेरे पास 5 dm क्यूब। ओके, मोल्स है सर 4 मोल्स, और सर टेम्परेचर जो है वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी सर, एक बात समझ में आती है, पीवी इक्वल एनआरटी लगाऊंगा, सीधे लगाऊंगा। पी है मेरे पास, वी है, एन है, आर कांस्टेंट होता है, टी मिल जाएगा सर मुझे। ठीक बात है, लेकिन बच्चों पीवी इक्वल एनआरटी लगाने के लिए आर की वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू हमें चूज करनी होती है क्योंकि सर आर की तो कई वैल्यूज होती है। जो वैल्यू चूज करनी है, मैंने आपको दो वैल्यूज बताई है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और बच्चों दूसरी बताइए 0.821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। जिन बच्चों को ऐसा याद है कि मोल -1 केल्विन -1 लिख रखा है तो वो एक ही बात है, अब मैंने डिवाइड में लिख दिया, -1 का मतलब डिवाइड ही होता है। ठीक है सर, आपने बताया था ये जो आर की वैल्यूज होती हैं PV T N की यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती है। तो सर टी और एन की यूनिट्स तो हमेशा के और मोल ही मिलती है सर हमें। सर टी तो हमेशा ही केल्विन में रखेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ये होता है, और सर मोल भी हम 99% टाइम्स मोल में ही दिखाते हैं, मिली मोल वगैरह यूज नहीं करते सर। ठीक है बच्चों, सर डिसाइड होता है सर प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स पे। ठीक है, तो प्रेशर की बच्चों इस वाले केस के अंदर मैं लेता हूँ पास्कल और मीटर क्यूब, ये वाली यूनिट्स लेता हूँ, और सर इस केस के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूँ। अब बच्चों पहली बार तो मैंने आपको रटा दिया था, अब की बार थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है ना बच्चों, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो ही 8.314 में
आपको वो यूनिट मिलेगी। एक्चुअली पास्कल इंटू मीटर क्यूब इक्वल जूल होता है। अगर 1 पास्कल इंटू 1 मीटर क्यूब कर दो तो 1 जूल आ जाएगा। यानी सर जो कॉम्बिनेशन बता रहे हो उसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखा होता है। हाँ बच्चों, अगर सर सेकंड कॉम्बिनेशन देखूं लीटर और एटीएम, तो सर इस यूनिट के अंदर वही है, लीटर और एटीएम का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई कि यूनिट्स यही सेट क्यों लेना होता है, क्योंकि जो सर हमने वैल्यू याद करी है ना उसके अंदर इन्हीं यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन है सर। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो सर हम क्या करेंगे, अब हम चूज करेंगे कि हमें कौन से सेट में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों अगर मैं मान लूं कि मुझे कन्वर्ट करना है, अब देखो मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है, मुझे अब इस सेट के अंदर से चूज करना है कि मैं कौन से सेट में कन्वर्ट करूं। तो बच्चों पास्कल में और मीटर क्यूब में कर लेते हैं। डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में करना आसान पड़ेगा, लीटर में करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, डीएम क्यूब से आप मीटर क्यूब जाओगे और फिर मीटर क्यूब से लीटर क्यूब जाओगे। डीएम क्यूब को आप सीधा मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। सर डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आसान है, उसके लिए सर पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर बार को भी पास्कल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं सर। जबकि नीचे वाला जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर सर वॉल्यूम को अगर लीटर में कन्वर्ट करने जाऊं तो सर पहले डीएम क्यूब को मीटर क्यूब बनाऊंगा, फिर 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁻³ लीटर ऐसे कन्वर्ट करूंगा। और सर एटीएम के अंदर अगर बार को कन्वर्ट करूंगा ना तो भी सर एक नंबर आएगा 0.01325। ये सर बहुत गंदी कैलकुलेशन बना देगा। इसलिए सर अच्छा है कि हम पहले वाले कॉम्बिनेशन पे जाएं। सर बार का जो कन्वर्जन होगा वो सीधे सीधे 10⁵ आता है, उसके अंदर कोई ज्यादा कैलकुलेशन डिवीजन वगैरह बनेगी नहीं। 10⁵ कहीं पे डिवाइड में जा रहा है तो सर उसको -5 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी हो जाता है सर काम। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया बच्चों कि हम फर्स्ट सेट यूज करेंगे ये वाली वैल्यू का। इसके लिए बच्चों में कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो पहले तो कर देते हैं प्रेशर का। प्रेशर कितना है 3.32 बार। जब बच्चों मैंने आपको प्रेशर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक बार जो होता है वो सर 10⁵ पास्कल्स होता है। आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक बार की वैल्यू उठा के, ये क्या लिखा है, ये लिखा है P = 3.32 इंटू 1। मैंने क्या किया 3.32 इंटू 1, 3.32 ही होता है, इंटू बार। इस जगह पे आप ये वाली वैल्यू रख दो, यानी कि सर P हो गया अब मेरा 3.32 इंटू 10⁵ पास्कल। कुछ बच्चे कह रहे सर ऐसे 1 मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बार लिखे हुए को भी रिप्लेस कर देते। ठीक है भाई, ठीक है सर, सिर्फ बार लिख रखा होता तो भी ये 1 तो सर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है ताकि मैं इक्वेशन से रिप्लेस कर सकूं। लेकिन सर प्रैक्टिस करते करते मैं सीख चुका हूं, एक बार की जगह सीधा 10⁵ लिख दूंगा मल्टीप्लाई में। बच्चों मेरा प्रेशर तो कन्वर्ट हो चुका, अब बात आती है वॉल्यूम की जो कि है 5 डीएम क्यूब। अब बच्चों सवाल आता है कि डीएम क्यूब के अंदर मीटर क्यूब कैसे निकालें सर। इसके लिए बच्चों अगर आपको डी प्रीफिक्स के बारे में थोड़ा सा समझ में आ जाए ना कि डी प्रीफिक्स क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से कन्वर्जन कर सकते हो। नॉट जस्ट इन मीटर क्यूब, आप डीएल क्यूब का भी कर सकते हो या किसी भी यूनिट का कर सकते हो, डी ग्राम का भी कर सकते हो, कोई भी चीज होगी उसका आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो सर क्या क्या जुगाड़ है, क्या चीज होती है जिससे ये करते हैं, तो सब बच्चे एक स्क्रीनशॉट मारेंगे। ये वाला स्क्रीनशॉट अपने पास, सब बच्चे एक स्क्रीनशॉट मारेंगे। टेबल मैंने आप लोगों के लिए रख रखी है, ये मुझे आपको देनी है और आप लोग इसको याद भी करेंगे, सारे के सारे धीरे धीरे हो जाएंगे। सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे, 15 सेकंड का समय स्क्रीनशॉट लेने के लिए। उसके बाद फिर समझाऊंगा कि क्या इस टेबल का मतलब है। हालांकि इसके सिर्फ पहले 3 कॉलम से हमको मतलब है, पीछे के 2 इतने काम के नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, आनंद इज क्विक। चलो बाकी लोगों के लिए भी वेट करते हैं, 5 more seconds to take the screenshot। बाकी ये मैं ग्रुप वगैरह पे भी भेज दूंगा, सब ग्रुप्स पे ना एक दिन कॉमनली बैठ के ही भेज दूंगा, ये काम की चीज है क्योंकि फिजिक्स में भी काम आएगी, केमिस्ट्री में भी काम आएगी, हर जगह काम आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो टेबल है बच्चों इसके अंदर मैं दिखाता हूँ पहले 3 कॉलम्स। पहले 3 कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक रो उठा लेता हूँ सेंटी, उसके आगे बच्चों सी लिखा हुआ है, सी का 0 बन गया, उसके आगे सी लिखा हुआ है, यानी सेंटी एक प्रीफिक्स होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म सी होता है। उसकी बच्चों वैल्यू मिलेगी आपको 10⁻²। ये 10⁻² ही हमारे काम की चीज है। अगर आपको ये याद रहेगा ना सी का मतलब 10⁻², सब बच्चों ने ले लिया लगभग स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो बच्चों अगर सी की वैल्यू आपको याद रहेगा कि सर 10⁻² होती है, तो बच्चों आपके पास सेंटीमीटर आए, सेंटीलीटर आए कि सेंटीग्राम आए,
आप ये बता सकते हो कि इसका यूनिट कन्वर्जन कैसे करूं। कैसे होगा सर, ये कैसे होता है अभी बताते हैं। देखो सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 है। जहां पे भी आपको कोई चीज मिले, सेंटीमीटर मिला मान लो, सी की जगह 10⁻⁻2 रख दो, मीटर को एज इट इज रखो। बच्चों क्या बन गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10⁻⁻2 मीटर। आपको पता होगी ये बात होगी, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2। सर ने सही करके दिखाया जो भी। अगर ऐसे ना पता हो तो आप इस 10⁻⁻2 को इधर ले जाओ, ये बन जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। ये तो सबको पता होगा, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने करके दिखाया है वो सही चीज है। यानी सेंट को मैंने उसके नंबर से रिप्लेस कर दिया बस, और मेरे पे रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10⁻⁻3 मीटर। तब अगर आपको कोई सेंटीग्राम दे दे तो आप बता सकते हो कि नहीं कि 10⁻⁻2 था, सॉरी, -2 ग्राम होता है सर। 1 सेंटीग्राम इज 10⁻⁻2 ग्राम। ठीक है, ये बच्चों आपको ये कन्वर्जन करना आ जाएगा, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं लगाना। आप बेस यूनिट जो होगी, यानी कि मीटर वगैरह है, इनके ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। आप पहले इनका 1 पावर में रिलेशन बनाएंगे, यानी 1 सेंटीमीटर का 1 मीटर में, 1 सेंटीग्राम का 1 ग्राम में, ऐसा कन्वर्जन बना लेंगे। उसके बाद जब क्यूब की वैल्यूज है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 DM का क्यूब लिखा है एक्चुअली, ठीक है। तो डी जो होता है दैट इज बच्चों डेसी। डेसी डेसी होता है, इस टेबल के अंदर ऐसे लिखा मिलेगा आपको, डेसी डी और 10⁻⁻1। तो अगर मेरे को डेसी का कन्वर्जन करना है, डेसीमीटर का, तो मैं क्या लिखूंगा, डी की जगह 1 लिख दूंगा, 10⁻⁻1 सॉरी, ठीक है। उसके आगे बच्चों मीटर लिख दूंगा, इस डी के आगे 1 लिख दूंगा। ये मेरा कन्वर्जन हो गया। यानी कि सर 1 DM में 10⁻⁻1 मीटर होते हैं। ठीक है, ये बात सर समझ आ गई कि ये सर मैंने रिलेशन निकाल लिया, टेबल से कैसे निकालते हैं। सर अगर मेरे को ये याद हो जाए कि सी की क्या वैल्यू होती है, डी की क्या होती है, के की क्या होती है, मेगा छोटे एम के लिए क्या होती है, ये सब चीजें अगर सर मेरे को याद आ गई ना, तो यूनिट कन्वर्जन सर फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी बड़ा मजेदार हो जाएगा। बार बार सर ऐसे ही इतना बड़ा रिजल्ट मेरे को याद नहीं रखना पड़ेगा कि 1 DM क्यूब के अंदर कितने होते हैं, ये सब याद नहीं रखना, मैं झट से कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है सर, ये हो गया कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब सर ये बताओ कि यहाँ पे वॉल्यूम का कन्वर्जन कैसे करें। अब देखो बच्चों, ये मैंने क्या बताया, आपने 1 पावर के अंदर निकाल लिया है, एक DM क्यूब की, सॉरी DM की पावर 1 है, मीटर की भी पावर 1 है। अब मेरे पास यहाँ क्या लिखा है, DM क्यूब, ये क्या है, ये 5 × 1 DM का ही तो क्यूब लिख रखा है। ठीक है, 1 DM की वैल्यू यहां से उठाओ, 5 × 10⁻⁻1 मीटर क्यूब। ये बन गया बच्चों 5 × 10⁻⁻1 मीटर क्यूब, -3, ठीक है, मीटर क्यूब। -1 का जब क्यूब होएगा तो -3 आ जाएगा। यानी सर आप ये कह रहे हो मेरी वॉल्यूम अब हो गई है 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। हाँ जी बच्चों, ये हो गई आपकी वॉल्यूम। अब खेला खत्म। सर मैंने प्रेशर ले लिया है पास्कल में, और मैंने वॉल्यूम ले लिया है मीटर क्यूब में। अब सर मैं आर की जो वैल्यू बताते हो ना, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसके लिए सर आपने कहा था पास्कल और मीटर क्यूब का सेट होना चाहिए। सर ये सेट मैंने बना लिया है। सर पास्कल और मीटर क्यूब का ही मल्टीप्लीकेशन जूल होता है, जो यहाँ लिखा है। ये भी समझ में आ गया सर, आर को कैसे चूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आर के अंदर बच्चों जिस चीज में आपकी, जिस भी यूनिट में आर लिया आपने, उसी के अंदर आपकी सारी चीजें होनी चाहिए। आर के अंदर चारों चीजें होती हैं, पी, वी, एन और टी। तो पी और वी आपको जूल वाले केस में नहीं दिखता, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके अंदर क्या लिखा होता है, पास्कल और मीटर क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक चीज बना दी जूल। बाकी आपको दिख रहा है एन के लिए मोल है और टेम्परेचर के लिए के है। यानी सर आर के अंदर वो जो यूनिट्स लिखी होती है उनका ये मतलब है, जिन यूनिट्स के अंदर आपको आपकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी पीवी को एनआरटी वाली लेनी है। ठीक है सर, आर का बेसिक मतलब भी समझ में आ गया कि आर कैसे खेलते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया बच्चों, अब ये क्वेश्चन खत्म है। ये क्वेश्चन खत्म है तो थोड़ा सा साइड में साफ करके लिख लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं बची है। यहीं पे लिख रहा हूं, थोड़ी सफाई कर। कन्वर्जन आपको समझ आ गया, मुझे पता है, इतना मुश्किल कुछ है नहीं इसमें। तो बच्चों अब क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड अपना कंप्लीट, इक्वल 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। क्या करेंगे सर, पीवी इक्वल एनआरटी लगाएंगे। सारी वैल्यूज में लिख चुका हूँ क्या लगानी। पी की वैल्यू रखूंगा सर 3 × 3.32 × 10⁻5। सर वी की वैल्यू रखनी है 5 × 10⁻⁻3। सर एन की वैल्यू 4 है, 4 मोल्स थे ना बच्चों, हाँ 4 मोल्स थे सर।
और सर टेम्परेचर जो है वो मुझे फाइंड करना है, और सर आर की वैल्यू रख रहा हूँ 8.314। बच्चे इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखो -3 है, यहाँ पे 2 पावर बचेंगी 10 की, सर 3.32 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 2 बटे में सर 4 आएगा, और इसके गुणन में सर आएगा 8.31 सर 8314, और सर आंसर आ जाएगा 49 पॉइंट कुछ कुछ केल्विन लगभग, विच इज नियरली 50 केल्विन। ठीक है सर, बिल्कुल ये आंसर आ गया। सारे बच्चे बताएंगे क्या ये मेथड आपको समझ में आ गया, जिसके अंदर हमने आर की गिवन वैल्यू यूज नहीं करी, अपनी जो 2 याद रख रखी है वो यूज करी है। हम एग्जामिनर के भरोसे नहीं है कि वो हमें आर की वैल्यू देगा तो हम यूज करें। सब बच्चों फर्स्ट मेथड समझ में आ गया, सब बताएंगे। ये मैंने पूरा टाइम लेके प्रॉब्लम बताई ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वरना ये क्वेश्चन तो 5 ही मिनट का था, सीधे सीधे उठाते, लेकिन ये आपके और जगह काम आएगा, तो ये ब्रशअप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सब बच्चे बताएंगे यस और नो। अगर किसी को कोई डाउट है कुछ भी तो बोल सकता है, फिर हम फर्स्ट मेथड कर देते हैं। फर्स्ट मेथड 2 ही मिनट का है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कैसे आर काम करता है, तो फर्स्ट मेथड के अंदर आप आर की वैल्यू सीधी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे सारे कह रहे हैं कि यस सर, तो बच्चों फर्स्ट मेथड बताता हूँ। फर्स्ट मेथड के केस में क्या है, वैल्यूज लिख लो। पी की वैल्यू थी 3.32 बार, वी की वैल्यू बच्चों 5 डीएम क्यूब 5, एन की वैल्यू बच्चों 4 मोल्स है, टी मेरे को फाइंड आउट करना है, और आर आपके क्वेश्चन के अंदर 0.083 बार डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन दे रखा है। आप कहोगे सर पी वी इक्वल एनआरटी तो मेरे को लगानी है, और सर आर की जो यूनिट्स हैं उन्हीं यूनिट्स में मेरे प्रेशर और वॉल्यूम है, मोल और केल्विन भी सर सेम सब सेट है। अच्छा सर टेम्परेचर की तो सर कोई मेरे पास आंसर ही नहीं, तो उसकी यूनिट क्यों केल्विन ले रखी है। आप जो यूनिट लोगे ना यहाँ पे आर की, मान लो आपसे अगर यहाँ पे प्रेशर पूछ रखा होता क्वेश्चन में, और आप आर की यूनिट ले रहे थे बार, आपने जो आर की यूनिट ली वो बार वाली वैल्यू ली है, तो आपका आंसर किस में आएगा, बार में आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है जो चीज हमारे पास नहीं है वो भी हम आर में यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा आंसर आएगा कैलकुलेट करके। अगर हमने पी फाइंड किया होता तो सर बार में आ जाता। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब तो सर ऑल सॉर्टेड है, पीवी इक्वल एनआरटी लगाओ, सारी वैल्यूज कन्वर्टेड है सर, बार में प्रेशर है, डीएम क्यूब में वॉल्यूम है। तो सर पी जो था मेरा 3 पीवी इक्वल एनआरटी अगर लिखूं तो सर 3.32, सर वॉल्यूम मेरी 5, सर एन जो है वो 4, और आर की वैल्यू सर जो गिवन है ना मेरी क्वेश्चन में वो ले लूंगा। टी फाइंड आउट करना है सर, टी इक्वल 3.32 इंटू 5 बटे 4 गुणा 0.083। सर जब इसको करता हूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट 50 केल्विन आंसर आ रहा है। हाँ बच्चों आ रहा है, ये वैल्यू थोड़ी ऐसी एडजस्ट हो रही है क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत ये था, 49.999 भी समथिंग सही है। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा सेकंड मेथड, जिसके अंदर पकी पकाई आर की वैल्यू मिलेगी, कोई कन्वर्जन नहीं करना, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। दोनों मेथड्स में कोई भी डाउट है बच्चों तो बताओ। आर कैसे यूज करना है, कैसे यूनिट्स के कन्वर्जन करने हैं, कैसे वो टेबल यूज करके हम कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ये सब चीजें सीखी हमने। एक क्वेश्चन था इसके अंदर कई चीजें हो गई, इसको करने को तो बहुत इजीली भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें सीखी हैं वो आपको पूरे 11th-12th काम आने वाली है, इसलिए वो जरूरी है। हाँ जी भाई, श्रेया, साक्षी, मीनाक्षी सब लोग बताएंगे, सुशील, आनंद आनंद बता चुके हैं नो डाउट, सब लोग बताएंगे। कोई चीज ना समझ आई हो तो बता दो, ये क्लास सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने के लिए, ज्यादा इसके अंदर थ्योरी नहीं है। ठीक है, अभी फिर से एक थोड़ा सा बता के फिर एक क्वेश्चन दूंगा ताकि बेसिक्स आपके क्लियर हो। यहाँ बेसिक्स क्लियर हुए तो आप कहीं पे भी प्रेशर वॉल्यूम निकाल लोगे, और जब बड़े चैप्टर हैं जिनके 5-5 6-6 क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आइडियल गैस का ना छोटा सा पार्ट होगा कि आपको प्रेशर निकालना है किसी चीज का, वॉल्यूम निकालनी है, वो निकाल के आप क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको ये चीजें एज कंसेप्ट यूज करनी है, छोटी सी एक वैल्यू निकाल के देंगे, वो वैल्यू अलग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अंदर अलग फॉर्मूले वगैरह में यूज होगी। ठीक है सर, बहुत बातें हो गई, मुद्दे की बात पे आओ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैंने 3 कंटेनर लिए, 1 2 एंड 3। पहले में बच्चों ऑक्सीजन भरी है, दूसरे में फ्लोरीन भरी है, और तीसरे में बच्चों मैंने आयोडीन भरी है।
बच्चों पहले की जो वॉल्यूम है वो V है, दूसरे कंटेनर की भी वॉल्यूम V है और तीसरे की भी V है। बच्चों पहले में जो गैस है वो T टेम्परेचर पे है, दूसरे में जो है वो T पे है और तीसरे में भी T पे है। क्या अलग है सर? इसके अंदर बच्चों N1 मोल लिए हैं, इसके अंदर N2 मोल लिए हैं और इसके अंदर बच्चों N3 मोल लिए। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, मैंने एक और कंटेनर लिया जो अभी खाली है, इसकी वॉल्यूम बच्चों मेरे पास V है। मैंने क्या किया, ये वाला कंटेनर उठाया, नीचे लाया, इसके अंदर से ऐसे खाली कर दिया। सर इसके अंदर O2 आ गई। कितनी आ गई सर? O2 के N1 मोल आ चुके हैं सर इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, ढक्कन बंद कर दिया। फिर मैं फ्लोरीन उठा के लाया बच्चों, तो सर फिर से इसका ढक्कन खोला, इस वाली साइड का दूसरा ढक्कन खोला, इससे सर फ्लोरीन डाली। अब सर यहाँ पे फ्लोरीन भी आ चुकी है। कितनी आ गई सर? F2 सर N2 मोल, क्योंकि सर ऊपर वाला ही तो कंटेनर खाली कर रहे हो। फिर बच्चों में I2 लेके आया, वो भी इसमें डाल दी, ढक्कन बंद। ठीक है, सारा मामला अपना अंदर आ चुका है। सर इसके अंदर जो है I2 हो गई N3 मोल्स। सर मैं ये कह रहा हूं, इनका जो टेम्परेचर था ना, अगर सबका टेम्परेचर T ही था तो सर कोई हीट एक्सचेंज तो होएगा नहीं। अगर दो चीजें मिक्स हुई है, दो मैटर जिनका सेम टेम्परेचर है, तो सर ना इधर हीट जाएगी ना इधर हीट जाएगी, दोनों का टेम्परेचर टी रहेगा। इसका मतलब सर इसके अंदर तीनों के तीनों टी टेम्परेचर से उठा के लाया था, तो क्या सर ये टी ही टेम्परेचर पे रहेंगे? हाँ जी बच्चों, ये टी ही टेम्परेचर पे रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब सर जो आपने फाइनल कंटेनर बनाया, फोर्थ कंटेनर, उसकी सिचुएशन को मैं साफ सुथरा लिखूं तो उसके अंदर सर तीन गैसेज हैं, O2, F2 और I2। सर उसकी वॉल्यूम V है। सर उसके अंदर जो गैसेज है उनका टेम्परेचर T है। सर उनके अंदर N1 प्लस N2 प्लस N3 ये मोल्स है। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, जो आपकी O2 गैस थी ना, उसके एक जितने भी मॉलिक्यूल है उन सबका नाम रख दिया मैंने OF5। OF5 गैस नाम का मॉलिक्यूल है वो। F2 है, उसका भी नाम मैंने OF5 रख दिया। हर मॉलिक्यूल F2 का वो OF5 कहलाएगा। और सर I2 जो है उसका भी नाम आज से OF5। तो अगर बच्चों मैं कहूं कि OF5 के कितने मॉलिक्यूल, तो सर O2 के N1 मॉलिक्यूल थे, अब उन सबका नाम क्या हो गया है? OF5। तो सर O2 वाले सारे मॉलिक्यूल्स N1 प्लस बच्चों F2 क्या था, उसके भी सारे मॉलिक्यूल्स N2 जो थे उनका नाम आज से OF5। और सर I3 वाले ऐसे ही N3। यानी सर OF5 के अगर मैं मोल्स कहूं, मोल्स OF5 और सर उनको N से रिप्रेजेंट कर दो, तो N इक्वल N1 प्लस N2 प्लस N3। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, मैंने इस गैस को एक नई गैस अज्यूम कर लिया है। ये जो मिक्सचर है ना, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके अंदर अगर आपके पास ये कंटेनर बना हुआ है, आप एक सेम साइज के दो वॉल्यूम्स उठाओ, उन दोनों वॉल्यूम्स के अंदर जब आप कंपोजिशन देखोगे, अगर O2 का 1 मोल, F2 का 1 मोल और I2 के 2.5 मोल है, तो जो दूसरा उठाओगे उसके अंदर भी यही मिलेगा, 1 1 2.5 का कॉम्बिनेशन, सेम टू सेम। होमोजीनियस मिक्सचर है सर। होमोजीनियस का मतलब होता है सर सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, सब मस्त मिक्स हो गए। जब मस्त मिक्स हो चुके तो सर मेरी OF5 गैस बोल देता हूं मैं इसको। ये जो नई गैस है OF5 है। हाँ बच्चों, ये सारी गैसेस ना नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। भले मेरा एग्जांपल की गैसेस रिएक्टिव हो, लेकिन ऑल गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिव, ताकि ये कोई नई चीज ना बना ले, तो मोल्स का चेंज आ जाएगा। ऑल गैसेस विल बी नॉन रिएक्टिव विद ईच अदर, आपस में ना रिएक्शन करें, वैसे चाहे कितनी रिएक्टिव हो। ठीक है सर, ये जो OF5 गैस हो गई, इसके कितने मोल्स आ चुके हैं सर? मेरे पास N मोल। सर उस N की मेरे पास वैल्यू है N1 प्लस N2 प्लस N3। सर इस OF5 गैस की वॉल्यूम तो V है जितने, क्योंकि मैंने इन सब मॉलिक्यूल्स को सेम मान लिया, तो जहां तक ये फैले हुए हैं वहां तक की वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस। सर इसका टेम्परेचर भी T है, टेम्परेचर T है बच्चों। अगर सर टेम्परेचर T है तो सर अब इस नई गैस का कोई प्रेशर होता होगा। ठीक है, इस प्रेशर के ऊपर बच्चों मेरे को कमेंट करना है कि प्रेशर कितना आएगा। तो अगर इस प्रेशर के बारे में बताना चाहूं बच्चों, ये वाला कंटेनर जब थे मेरा फर्स्ट, तो इसके अंदर कुछ P1 प्रेशर रहा होगा। अगर ये वाला जो था इसके अंदर कुछ P2 प्रेशर रहा होगा। इसके अंदर बच्चों कुछ P3 प्रेशर रहा होगा। तो सर जो इसका फाइनल प्रेशर P है ना, जो मिक्सचर होने के बाद बना है, वो सर P इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3 है। यानी सर जो इनिशियल सिचुएशन जो भी थी ना, जितने भी कंटेनर्स थे उनके अंदर जो प्रेशर था उनका एडिशन कर दिया। ठीक है सर, ये बात बताई। सर समरी में बताना। समरी में कहता हूं बच्चों, मेरे पास कितने ही अलग अलग गैसेज हो, वो किसी वॉल्यूम V1 VT पे हैं, VT पे हैं, VT पे हैं, या 4 ले लो कंटेनर। ठीक है, इनके अंदर 1 2 3 4 कोई गैस भरी है। जब मैं इन सारी की सारी गैसेज को अगर मिक्स कर दूं एक ही कंटेनर में, जो एक कॉमन इसकी वॉल्यूम टेम्परेचर है उसके ऊपर VT पे,
तो बच्चों इस वाले कंटेनर का अगर मुझे प्रेशर बताना होगा तो मैं क्या करूंगा, इन वाले कंटेनर्स का प्रेशर ऐड कर दूंगा, P3 और P4। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई है कि सर एक कंटेनर के अंदर अलग अलग कंटेनर से ले आऊं, सारे के सारे कंटेनर्स की वॉल्यूम टेम्परेचर सेम होगा, फाइनल कंटेनर जिसमें मिक्स कर रहा हूं उसकी वॉल्यूम टेम्परेचर सेम लेना है, तो सर फाइनल कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा ना वो सर P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा, जितने भी कंटेनर से मसाला उठा के लाए। बताइए बच्चों क्या समझ में आया? हाँ जी, सबको समझ आ गया, ठीक है। तो बच्चों इस चीज का जो नाम है ना, ये पूरी कहानी बताई है, ये डाल्टन साहब ने बताई थी और इसको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। सर पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर बताता हूँ बच्चों। ये जो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, P4 है, ये सब क्या है? पार्शियल प्रेशर। P1 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, P2 इज पार्शियल प्रेशर, थोड़ा सा और समझाऊंगा, पहले बता रहा हूँ किसका नाम क्या है, गैस 2 एंड सो ऑन, P4 तक गैस 4। पार्शियल प्रेशर का मतलब बच्चों ये है, ये जो मेरा फाइनल कंटेनर था इसका प्रेशर P बना, ये P बच्चों प्रेशर किस चीज से बनता है? कोई भी मॉलिक्यूल आके टक्कर मारेगा बॉल के ऊपर, टक्कर मारेगा तो एक फोर्स लगाएगा सर, उस फोर्स के अंदर एरिया की डिवाइड करूंगा मुझे प्रेशर मिल जाए। पार्शियल प्रेशर का मतलब बच्चों ये है, ऑक्सीजन के जितने मॉलिक्यूल हैं वो अगर 10 टक्कर मारते हैं O2 वाले, अगर फर्स्ट गैस में O2 बोल रहा हूँ सर, 15 टक्कर मारते हैं फ्लोरीन के और सर 20 मारते हैं I2 के, तो सर कुछ प्रेशर का कॉम्बिनेशन ये देगा, 10 टक्कर से F1 फोर्स मिलेगी सर, 15 से F2 फोर्स मिलेगी और 20 से सर F3 फोर्स मिलेगी। अगर सर इन तीनों का F1 F2 और F3 का एडिशन करके जब एरिया से डिवाइड करूंगा तो सर मेरे पास फाइनल प्रेशर आ जाएगा, यानी कि सर यही तो F है मेरा। यानी कि बच्चों हर गैस ने अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है फाइनल प्रेशर क्रिएट करने में। फाइनल प्रेशर क्या है? जितनी टोटल फोर्स लगेगी वो किस चीज से डिसाइड होगी? वो इसी चीज से तो डिसाइड होगी कौन कितनी बार टक्कर मार रहा है, जितनी स्पीड से टक्करें लगेंगी, जितनी एफर्ट से लगेंगी, उनका टोटल जो फोर्स का समेशन आएगा एक छोटे से टाइम पीरियड टी में, विच इज डी टी, बल्कि बहुत छोटे से टाइम पीरियड में जितना आएगा वो हम देख लेंगे सर, उससे प्रेशर निकाल देंगे। सर ये इसका ये मतलब समझ में आता है कि सर हर जो गैस है इसके अंदर भले मिक्स्ड है, उनको हमने आइडेंटिकल सा मान लिया है, OFI गैस करके बोल लिया ऐसे सर, सब लोग बराबर हैं, लेकिन उनके नंबर अगर हम इंडिविजुअल को देखें जहां से भी उठा के लाए तो सर कुछ कुछ अलग अलग नंबर हैं। वो सर नंबर जो है मोल्स के, वो हर आदमी अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है फाइनल प्रेशर में, जितना कंट्रीब्यूशन सर एक आदमी करेगा वो उसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर बच्चों समझ में आया कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मिक्सचर के अंदर जो भी अलग अलग लोग हैं वो कंप्लीट प्रेशर के अंदर जितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन उनका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। यस और नो बच्चों? फिर इसके बाद क्वेश्चन टाइम, 7 मिनट का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, बहुत फर्जी क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बनाया है। मेरे पास बच्चों ऑक्सीजन है 5 लीटर 373 केल्विन पे, इसके बच्चों मेरे पास 5 मोल्स है। मेरे पास बच्चों फ्लोरीन है 5 लीटर 373 केल्विन पे, इसके बच्चों 6 मोल्स हैं। तो बच्चों मेरे पास आयोडीन है, इसके 7 मोल्स हैं, सेम वही 5 लीटर 373 केल्विन पे। इस केस के अंदर बच्चों कोई प्रेशर P1 होगा, इस वाले केस में कोई प्रेशर P2 होगा और इस वाले केस में P3 होगा सर, अलग अलग कंटेनर के लिए कुछ तो प्रेशर होगा। बच्चों इस वाले कंटेनर के अंदर क्या होगा, मैंने वही 5 लीटर और 373 का ही टेम्परेचर मेंटेन करूंगा, इसके अंदर जो भी चीज डालूंगा उसका। मैंने बच्चों O2 प्लस F2 प्लस I2 इन कंटेनर की खाली कर दिए, इसका प्रेशर बच्चों P बन जाएगा। इसके अंदर क्या है, O2 के 5 मोल, F2 के वही ऊपर वाले जो है वही कंटेनर खाली किया 6 मोल और I2 के बच्चों 7 मोल। मेरा क्वेश्चन आपसे है P1 P2 और P3 ये तीनों निकालेंगे और P निकालेंगे, सब बच्चे सॉल्व करेंगे। 447 हुए, 455 तक का टाइम है, 7 नहीं 8 मिनट है।
चार अलग अलग कंटेनर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या मसाला भर रखा है ये बता दिया है, किसकी क्या क्या वॉल्यूम है ये बता दिया है। चार बार आपको लगानी पीवी इक्वल एनआरटी। कोई बच्चा अगर डाल्टन लॉ समझ गया होगा, 3 बार लगाएगा पीवी इक्वल एनआरटी, एक बार लगाएगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और पी निकाल लेगा, P1 P2 P3 जोड़ के। सब अपना जैसे समझ में आ रहा है वैसे जोड़ के करेंगे। चलिए बच्चों कीजिए। P इक्वल 18 H A। प्रेशर की यूनिट क्या मैंने बताई आपको? लीटर के साथ एटीएम में निकाल लेना, मर्जी आप लोगों की, कुछ भी बता सकते हैं। एच ए कौन सी यूनिट है बच्चे मीनाक्षी? एच ए तो देखना पड़ेगा, आपने कोई और यूनिट अगर यूज करी है तो मुझे नहीं पता, और मुझे एच ए यूनिट भी नहीं पता। लेकिन अभी एक ही आंसर नहीं है, चारों पार्ट बताने आपको मेरे को, P1 P2 P3 और P। करिए, सब लोग करेंगे सॉल्व। तब तक मैं वो पर्चा निकाल लेता हूँ जिसके ऊपर मैंने सोल्व करके लिख रखा है। अब नहीं बार बार सोल्व करता, करके लिखा था यार, बस मिल जाए। करना पड़ेगा। सर वो मैं पूछ रही हूँ कि पी सही है या नहीं। नहीं मीनाक्षी, पी सही नहीं है। पी अगर एटीएम में मैंने एक बार कैलकुलेट करके निकाल रखा है, वो मेरा आता है इस आंसर से बहुत अलग, 18 से बहुत दूर का नंबर है। और एच ए आपने कौन सी यूनिट लिखी है ये भी मेरे को समझ में नहीं। अच्छा, पी इक्वल 18 है, HAI। अच्छा अच्छा अच्छा, HAI यूनिट है। नहीं, पी इक्वल 18 नहीं है, पी इक्वल 18 तो नहीं है। ठीक है ठीक है, पी इक्वल 18 नहीं भाई, दोबारा कोशिश कीजिए। P1 से निकालने शुरू करो आप, फाइनल पी मत निकालो। वैसे हाँ, कुछ बच्चे फाइनल पी भी निकाल सकते हैं, तीनों मोल्स ऐड करके, जिनको समझ आ गया। सीधी एक बार में पीवी को एनआरटी लगा सकते हो आप इसमें, पर कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी फिर आपने, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ा अलग आएगा। देखिए, कोशिश कीजिए।
हाँ जी बच्चों, कोई तो आंसर देगा। आई एम वेटिंग, क्योंकि मेरा होने वाला है आंसर। 2 और मिनट है भाई। हाँ जी प्यारे बच्चों, कोई तो आंसर बताए। चलिए भाई टाइम अप। हम करेंगे, मिलकर करेंगे। पी इक्वल 19.286। नशरून ने बताया है पी इक्वल 9। नहीं निशा, ये सही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सब लोग करते हैं, समझ में सबको आएगा, कुछ भी नहीं करना। इससे क्या था, आपकी पीवी इक्वल एनआरटी की प्रैक्टिस होती 5 बार। चलिए फर्स्ट जो केस है उसके लिए लिखते हैं वैल्यूज। सर वी की वैल्यू 5 लीटर, टेम्परेचर दिया सर 373 केल्विन। सर मोल्स दिए एन इक्वल 5 मोल। सब बच्चे सुनेंगे अब पेन डाउन, ठीक है? सब लोग ध्यान देंगे। V1 लिख रहा हूँ, T1 लिख रहा हूँ, N1 लिख रहा हूँ। बच्चों लीटर में है मेरा वॉल्यूम, तो प्रेशर क्वेश्चन मार्क है P1, वो मैं एटीएम में ले लूंगा ताकि मैं, मतलब मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं आर की वैल्यू यूज करने वाला हूँ 0.821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, मोल डॉट केल्विन। ये वाला आर यूज करने वाला हूँ क्योंकि लीटर में मेरा वॉल्यूम है। आंसर ले लूंगा बच्चों में प्रेशर का एटीएम। ठीक है सर। बच्चों पहली बार पीवी इक्वल एनआरटी अप्लाई करूंगा। पीवी इक्वल N1 R1, सॉरी आर टी, जो भी है वैल्यूज रखो बच्चों। P1 तो मुझे कैलकुलेट करना है। V की वैल्यू बच्चों 5, N की वैल्यू बच्चों 5, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर बच्चों 373। P1 की जो बच्चों वैल्यू आएगी वो आएगी 5 गुना 0.0821 गुना 373/5। ये बच्चों जब कैलकुलेट करके आता है तो मैंने लिख रखा है आंसर 30.6233 एटीएम। 4 डेसिमल्स तक लिख रखा बच्चों मैंने। ऐसे ही बच्चों बाकी सब केसेस भी सेम है। V2 के अंदर क्या है, 5 लीटर है, टेम्परेचर T2 सेम है, वही 3 केल्विन। यहाँ पे N2 जो है मैंने आपको 6 मोल दे रखा है। क्लोरीन का जो केस है उसके अंदर बच्चों मुझे P2 कैलकुलेट करना है। अगर मैं सीधा लिख दूं वहां से P2 जो आएगा वो आएगा, ये 5 ना मोल थे, यही बदला है, बाकी की सारी चीजें सेम है। ठीक है, वही लीटर है तो मैं आर भी वही लूंगा 0.0821। तो मुझे पता है मुझे 5 की जगह 6 लिखना है, पीछे वाली चीजें सेम है। 0.0821 इंटू 373/5। इसका जो बच्चों आंसर आने वाला है, P2 की वैल्यू आ जाएगी 36.74796। सर 5 5 डेसिमल तक पूरा कैलकुलेटर यूज किया है। मैं कर सकता हूं, आप लोग कैलकुलेटर की आदत अवॉइड करेंगे। ठीक है सर। P3 की वैल्यू ऐसे ही बच्चों यहाँ पे 7 आएगा 0.0821/5। कुछ नहीं किया बच्चों, सिर्फ 3 बार पीवी इक्वल एनआरटी लगाइए अलग अलग कंटेनर के ऊपर। ठीक है, आर चूज किया उसके लिए, बाकी वैल्यूज तो मैंने आपको एज इट इज दी है, मोल केल्विन और लीटर में। आपका आंसर एटीएम में आ जाएगा। आर की वैल्यू अगर बार में क्या आएगा बच्चे, बार में लेने के लिए ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का कन्वर्जन करना पड़ेगा।
अगर आपको वो सुनना है तो वो ना क्लास अभी खत्म करके सबके लिए मैं आपको बार में बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे आंसर भी बार में ला सकते हैं, पूरा समझा दूंगा। बस क्लास के बाद रुकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत खाली हूँ। बार में समझा दूंगा। अभी के लिए ऐसे समझ लो एटीएम में अगर यूनिट कन्वर्जन किसी को भी दिक्कत है, मेरा प्राइम कंसर्न है कि आपको यूनिट कन्वर्जन आए। क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है, बाहर की चिंता मत करो, अभी एटीएम में समझ लो। पहले कंसेप्ट समझ लो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर का, वो दिक्कत अपनी यूनिट कन्वर्जन की है, वो अपन क्लियर कर ले। ठीक है सर, इसका आंसर बताइए। P3 इक्वल 42.87262 एटीएम। ये बच्चों मेरे फर्स्ट पार्ट के आंसर आ चुके हैं, P1, P2 और P3। अब सर P4 जो सॉरी P जो है सर, उसके केस में क्या करेंगे बच्चों? मैंने कहा O2 प्लस F2 प्लस I2, ये सारे के सारे 5 लीटर और 373 केल्विन पे। बच्चों इसको मैं OFI गैस मान के PV को एनआरटी लगा सकता हूँ। एक ही गैस, अगर एक ही गैस है तो उसके टोटल मोल्स कितने हो गए? 5 इसके, 6 इसके, 7 इसके, यानी कि सर 18 मोल्स। यानी कि सर आप ऐसा कह सकते हो एक गैस है जिसके 18 मोल्स है, वॉल्यूम है 5 लीटर और टेम्परेचर है 373 केल्विन। ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल, सारी की सारी गैसेस को मिक्स करके एक कॉमन गैस बना सकते हो, ठीक है। और फिर उसके ऊपर लगा सकते हो पीवी को एनआरटी, बिल्कुल मस्त जचता है। अगर आपने नॉन रिएक्टिव गैसेस ले रखी है तो आप उसके ऊपर बिल्कुल एक कॉमन गैस मान के उसको पीवी को एनआरटी एक बार में लगा सकते हो। पीवी इक्वल एनआरटी लिखूंगा बच्चों यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू मुझे पता लगानी है। वॉल्यूम अगेन 5 है, अब की बार एन की वैल्यू 18 हो गई है, आर की वही वैल्यू 0.0021 इंटू टेम्परेचर बच्चों 373। बच्चों यहाँ से पी की जो वैल्यू आएगी वो अब की बार बन जाएगी, सेम ऊपर वाला यही चीज है ना, सेम रहेगी। आप देखोगे तो मोल की जगह 7 की जगह 18 हो जाएगा, 0.0821 इंटू 373/5। यहाँ से बच्चों पी की वैल्यू आती है 110 एटीएम। सब बच्चे बताएंगे क्या ये तीनों पार्ट समझ में आए कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया। उसके बाद एक बात मैं बताऊंगा, हाँ कैलकुलेशन ज्यादा थी मैं मान रहा हूँ, वो अलग बात है। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको ये दिख जाता कि आपको सिर्फ एक बार कैलकुलेट करना है, ये वाली चीज कॉमन है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 6.12466 ले लो और तीनों के आंसर निकाल दो। 5 इंटू 6.12466, 6 इंटू 6.12466, 7 इंटू 6.12466, 18 इंटू 6.12466। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ये पूरा का पूरा बार बार आप ये वाला जुगाड़ कर सकते थे। चलिए ठीक है, आपको टाइम के साथ आएगा, ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। मेरा मुद्दा ये नहीं कि आपका क्वेश्चन पूरा आप करो, सॉल्व करके दिखाओ, आपको समझ आना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चों मैंने क्या किया है, P1 P2 और P3 इन सब की वैल्यूज ना एक बार के लिए मैं नीचे ले रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों मैंने P1 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके निकाली 0.6233। बच्चों P2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 3.74796, 6 और 2 0 और 2 8, बिल्कुल सही है मेरा कैलकुलेशन। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे ना तो आप पाओगे कि इस सब का जोड़ साइड में लिखी वैल्यू के बराबर ही आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर आता है, डेसिमल में 5 पॉइंट तक। यानी कि बच्चों जो मैंने किया, जो मैंने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में समझाया था कि अलग अलग कंटेनर के अंदर सेम वॉल्यूम टेम्परेचर को अगर आपने कोई गैसेस ले रखी है तो वो सारी की सारी एक कंटेनर में मिक्स करने पे जो प्रेशर बनाएंगे वो प्रेशर उतना ही होगा जितना उनने अपने अंदर इंडिविजुअली बना रखा था, उन सबका समेशन। मैंने क्या किया, पहले अलग अलग 3 कंटेनर की प्रेशर निकाले, उनको जोड़ के बताया कि चौथे की जब एक बार में कैलकुलेट करके निकालोगे ना
वो पहले 3 का जोड़ ही निकलेगा। बताइए क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या डाल्टन्स लॉ क्लियर हुआ कि कैसे वैल्यूज लेके भी मैंने आपको समझाया? सब बच्चे बताएंगे, ठीक है? ओके, कुछ नहीं था ये क्वेश्चन, पता है इस बेसिक्स के लिए था कि सबसे ज्यादा तो ना आपकी प्रैक्टिस हो कैलकुलेशन की, P1 P2 P3 ये सब निकालने में आप बार बार कैलकुलेट करते, बार बार कैलकुलेशन करते, आप पीवी इक्वल एनआरटी बार बार लगाओगे। एक बार दिमाग ने अगर फिट कर लिया ना आपकी कैसे पीवी इक्वल एनआरटी लगानी है, फिर हो जाएगा मस्त। और वो कब होएगा? जब आप बार बार लगाओगे, तब कम से कम 20-25 बार आपने पीवी इक्वल एनआरटी यूज करी ना, फिर हो जाएगा आप एक्सपर्ट कि कब कैसे लगाना है, कैसे यूनिट कन्वर्जन करना है। ठीक है सर, ये हो गया। अब बच्चों मुद्दे की बात यह है कि 5:04 हो चुके हैं, आपकी क्लास 5:04 तक की है, 5:15 तक आप सब लोग मेरे साथ रुकेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताऊंगा, इसके पॉइंट्स बता दूंगा, एक क्वेश्चन की भी कोशिश करेंगे कि हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, कोई लीव नहीं करेगा, सिर्फ 10 मिनट की और बात है। अगर किसी को कोई इंपॉर्टेंट रीजन है तो मेरे को बता के जाएगा, ठीक है? 1 घंटे सब लोग बैठे हैं, अभी 10 मिनट और, ठीक है? बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? साइंटिस्ट ने कहा कि गैस जो है कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाती होगी, इन पॉइंट से हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गैस एक्चुअल में कैसी होती है। ये पॉइंट्स हैं बच्चों, अंग्रेजी में लिख रखे हैं, हिंदी में जल्दी जल्दी बता देता हूँ, कुछ भी नहीं इन सब पॉइंट्स के अंदर। पहला पॉइंट कहता है बच्चों की गैस ना, आपको पता है वो चीजें, कई कई बातें, जो चीज झूठी बात है, जो गलत मानी साइंटिस्ट ने, वो नहीं पता, ठीक है? सर ये कहते हैं कि गैसेस ना टाइनी पार्टिकल्स की बनी हुई है, वो टाइनी पार्टिकल्स या तो मॉलिक्यूल होंगे या एटम होंगे। पता तो है आप लोगों को बच्चे बात कि अगर O2 गैस है उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, उससे बना होगा। सर हीलियम गैस है, उसका हीलियम एटम होगा, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके पूरी गैस बना लेंगे, ठीक है जी? एक जो इसके अंदर फर्जी बात इनने बोल ली है, इनने कहा कि जो भी कोई मॉलिक्यूल है, अगर मैं ये O2 का मॉलिक्यूल लूं, अगर O2 गैस ले रखी है, ये कह रहे हैं कि इसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल शब्द का अर्थ होता है मतलब बच्चों कि आप अगर इसको 0 भी मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसकी जो वॉल्यूम होती है मॉलिक्यूल की, सर गैस की वॉल्यूम नहीं बच्चों, ये वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल की नेग्लिजिबल मानना चाहता है और कहना चाहता है कि मॉलिक्यूल बिल्कुल पॉइंट साइज होता है। पॉइंट साइज सबका मतलब होता है बच्चों नो वॉल्यूम ऑक्यूपाइंग, सिर्फ एक पोजीशन होगी उस मॉलिक्यूल की, ठीक है? कोई वॉल्यूम नहीं घेर रहा होगा। तो ये जैसे बच्चों सारे के सारे मैंने कंटेनर में दिखाए, अगर मैं अलग अलग पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये तो आपको फिर भी दिख रहे हैं। पॉइंट साइज का मतलब आप आंख से देख भी नहीं सकते, इतना छोटा, ठीक है? तो ये मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स दिखाए कि ये पॉइंट्स बच्चों मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर वॉल्यूम ऑफ गैस वो होती है जो आखिरी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, बिल्कुल बाहर के, इसके जो बाहर के बिल्कुल, इन सबको जब मैं जोड़ लूंगा और उनकी शेप देखूंगा, उस शेप की वॉल्यूम सर वॉल्यूम ऑफ गैस होती है। तो सर साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा कि वॉल्यूम ऑफ गैस 0 है, ये नहीं कहा सर, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल टेंडिंग 0 बोला है, 0 भी नहीं बोला। टेंडिंग 0 का मतलब होता है बच्चों 0 से जस्ट पहले वाली वैल्यू, यानी कि 0.000 इनफाइनाइट टाइम्स 0 और उसके बाद 1, ठीक है? इतनी छोटी सी वॉल्यूम मानिए, यानी कि सर लगभग 0। 100 बात की एक बात ये कि 0 कहना चाहते हैं साइंटिस्ट। अगर बच्चों मैंने पॉइंट साइज मान ली यानी 0 वॉल्यूम के, तो आप एक बात बताओ कि यहाँ पे ये पॉइंट्स तो आपको फिर भी दिख रहे हैं, लेकिन अगर सच में पॉइंट साइज है तो सर विजिबल ही नहीं होंगे। तो सर क्या मेरे को कंटेनर एम्प्टी लगेगा? एम्प्टी स्पेस बिल्कुल लगेगा बच्चों। वॉल्यूम तो होगी ठीक है, लेकिन आपको कंटेनर पूरा का पूरा खाली लगेगा, दिखने में खाली लगेगा। आपको सिर्फ ये पता है कि पॉइंट्स है, और वो तो बहुत छोटी सी जगह लेके बैठे हैं। अगर आप पॉइंट को अगर देखोगे भी तो माइक्रोस्कोप से देखो, बहुत छोटी सी जगह, बाकी की सारी जगह तो खाली है। मतलब साइंटिस्ट ने कहा कि गैस बनी होती छोटे छोटे पार्टिकल्स से, उन पार्टिकल्स की वॉल्यूम होगी 0, इसका मतलब कंटेनर के अंदर मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होगा। ये बच्चों आपका पहला पॉइंट था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, साइज ऑफ इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द गैस इज, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज एम्प्टी स्पेस। सर पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट जो है, फिजिक्स की एक छोटी सी बात बताऊंगा। दो बच्चों मैंने मॉलिक्यूल लिए हैं, या आप दो बॉल मान लो, पहले फिजिक्स में पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री नहीं घुसेंगे। दो बॉल है बच्चों मेरी, बच्चों ये V1 और V2 स्पीड से आ रही है। हो सकता है आपने कोलिजन पढ़ रखा हो तो मजा ही आ जाएगा, मुझे बहुत आसानी से समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आपका कोलिजन का चैप्टर नहीं आया होगा अभी, वर्क पावर एनर्जी में होता है शायद कोलिजन। तो बच्चों ये दो बॉल है, ये V1 और V2 रफ्तार से आ रही हैं, ये दोनों टकराएंगी। ये जब टकराएंगी तो बच्चों सीधी सी बात है, कोई भी आप नॉर्मल बॉडी देखते हो तो टकराने पे उसकी बॉडी की
फॉर्म चेंज हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, यानी बच्चों एक डिफॉर्मेशन आ जाएगी। ये लोग गोल थे, ये गोल से चपटे हो गए इस तरफ जहां पे इनकी टक्कर हुई। अब बच्चों टक्कर के बाद ये जा रहे होंगे V3 और V4 स्पीड से। मैं क्या कहता हूं बच्चों, अगर ये डिफॉर्मेशन हुई ना तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है कुछ नजदीक नजदीक आएंगे, क्योंकि पहले तो ये गोलाई जितने इतनी लेंथ में थे अब इतने में, ठीक है। तो इस वजह से इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे नजदीक। जब बच्चों मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं ना तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, यानी कि सर डिफॉर्मेशन के केस में पीई इज डेवलप्ड, ठीक है सर, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। एक बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, वो कहता है कि टोटल एनर्जी इज समेशन ऑफ के ई प्लस पीई एंड चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल 0 रहेगा अगर बाहर से सिस्टम के कोई एनर्जी नहीं आ रही। तो बच्चों अगर इस चीज को मैं एक सिस्टम मानूं और इसने टक्कर खाई, टक्कर के बाद ये सिस्टम इस सिचुएशन में आ गया, बाहर से कोई एनर्जी आई नहीं आई सर, तो सर इसका जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ रहेगा वो सर कांस्टेंट रहेगा। तो सर मैं ये कह रहा हूं अगर डिफॉर्मेशन हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब सर काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी सर कहां से आएगी, काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होके आएगी। ठीक है बच्चों ये बात सही, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे चेंज होके जो 1/2 mv² होती है ना उसके अंदर से कुछ हिस्सा हटके पोटेंशियल एनर्जी में गया होगा। ये बच्चों वो केस था जब डिफॉर्मेशन है। अगर मैं कहूं कि कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, जब वापिस जा रही बॉल V3 और V4 से, तो इनकी वेलोसिटीज भले ही कुछ एक्सचेंज हो गई हो लेकिन इनकी कोई एनर्जी लूज नहीं हुई क्योंकि शेप चेंज नहीं हुई। तो मैं ये कह सकता हूँ 1/2 m1v1² इक्वल यहाँ पे आ जाएगा m, सबका सेम मास मान लिया मैंने, मास सेम था दोनों बॉल्स का, V3 का स्क्वायर प्लस 1/2 m V4 का स्क्वायर, यानी कि शुरू की जो काइनेटिक एनर्जी थी वही सर लास्ट की काइनेटिक एनर्जी रहेगी। कोई डिफॉर्मेशन नहीं आया, नो डिफॉर्मेशन, नो पीई, टोटल के ई सेम, ठीक है बच्चों। ये जो एक कॉलिजन हुआ जिसके अंदर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, इस टाइप का कॉलिजन कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। यानी सर कोई ऐसा कॉलिजन होगा जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ना हो तो सर वो कहलाएगा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। हाँ बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कहलाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है। सर इस बात का हमसे क्या लेना देना बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कहा गया है कि मॉलिक्यूल्स जब भी टक्कर खाते हैं एक दूसरे, क्योंकि वो तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, रैंडमली घूमते रहते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट था कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली किसी भी पाथ में घूम रहे हैं। ये बच्चों जब घूमते घूमते कहीं भी घूम रहे, हो सकता है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल उसको टकरा जाएंगे। जब बच्चों ये टकराएंगे तो जो कॉलिजन होगा वो कॉलिजन होगा सर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। ये हो गया सर पॉइंट क्लियर। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के अंदर कोई एनर्जी नहीं जाती। बच्चों लिख रखा है these molecules are in random motion colliding with each other and the walls of container। अच्छा एक मोमेंटम वाला पार्ट रह गया वो बता दूंगा, ये मैंने सीधे कोलिजन वाला बता दिया। कोलिजन जो है वो होंगे परफेक्टली इलास्टिक बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में, और अगर ये वॉल को भी कोई मॉलिक्यूल टकरा रहा है तो ये भी इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। अच्छा एक बच्चों मोमेंटम इंपार्ट करने की बात है बच्चों, अगर ये पार्टिकल है में रैंडम रैंडम घूम रहे हैं तो हो सकता है इसके पास रैंडम घूमते घूमते दीवार आ गई, जब बच्चे दीवार से टकराएगा तो ये किसके ऊपर मोमेंटम इंपार्ट करेगा, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा। मोमेंटम बच्चों मैंने छोटे पी से लिखा है, ये मेरा छोटा पी है इक्वल mv। बच्चों छोटा पी इक्वल mv, अगर इसके अंदर दोनों साइड t से डिवाइड कर दूं ठीक है तो बच्चों ये बन जाएगा फोर्स इक्वल mv/t। यानी सर मोमेंटम जो इंपार्ट किया उसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स है, और बच्चों फोर्स के अंदर अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ एरिया को तो बच्चों बन जाता है प्रेशर। यानी सर मोमेंटम इंपार्ट करने का मतलब यही आएगा कि वो प्रेशर लगाएंगे। हाँ बच्चों प्रेशर लगाएंगे, यही है मोमेंटम इंपार्ट करने का मतलब। तो पता है सर ये बात तो कि मॉलिक्यूल जो है हमारे वो एक प्रेशर इंपार्ट करते हैं, मोमेंटम इंपार्ट करते हैं, अलग शब्द में लिख दिया, लेकिन वो प्रेशर लगाते हैं। ये बात सर हमें पता है। कैसे बोला बच्चों मैंने प्रेशर, मोमेंटम जो होता है सर उसके अंदर जब आप टी टाइम का डिवाइड कर देंगे, ये बच्चों पी मोमेंटम है और ये टी टाइम है, प्रेशर और टेम्परेचर नहीं है, तो सर ये मिलता है मेरे को फोर्स। और सर फोर्स के अंदर अगर मैं एरिया के डिवाइड कर दूंगा तो मुझे प्रेशर मिलता है। तो सर ये है सारी एक ही बात जुड़ी हुई, ठीक है। किसी एक टाइम पीरियड के अंदर अगर सर मैं मोमेंटम इंपार्ट टोटल कैलकुलेट कर लूं, उस टाइम का सर डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा इस मोमेंटम इंपार्ट होने की वजह से कितनी फोर्स लगी सर। फिर सर मैं देख लूंगा वॉल का एरिया कितना है, इतनी वॉल के ऊपर, इतने एरिया की वॉल के ऊपर इतनी फोर्स लगी, तो सर मुझे पता चल जाएगा क्या प्रेशर लगा है। मतलब ये ना 3 पॉइंट आपके पूरे पूरे मैंने समझा दिए हैं, 2 टुकड़ों में ये वाला पॉइंट टूट गया मेरा वो अलग बात है।
उसके बाद बच्चों जो फोर्थ पॉइंट है, इस फोर्थ पॉइंट के अंदर बच्चों ये लोग कहते हैं कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ये पढ़ाया था कि हर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। वो कई टाइप का हो सकता है, डी डी इंटरेक्शन हो सकता है, आईआईडी हो सकता है, लंदन फोर्सेज होते हैं, ऑल दैट। ठीक है, मैंने कहा था कि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे होंगे। बच्चों साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसी कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोले तो जीरो, ना ही अट्रैक्ट करती होगी कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ना ही रिपेल करती होगी। हमने तो अट्रैक्शन की पढ़ी थी कि एक दूसरे को खींचते हैं। साइंटिस्ट ने कहा ना खींचेंगे ना ही रिपेल करेंगे, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगी, कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। अगर ये रैंडमली घूमते घूमते एक दूसरे से टकरा गए, जब टक्कर खाएंगे तब जरूर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल ये ऐसे घूम रहा है, इस वाली साइड जा रहा है, सही, ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाऊं तो इस तरफ जा रहा है और ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं होगी। ये बच्चों एक और पॉइंट था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, ये साइंटिस्ट ने कहा। उसके बाद बच्चों स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बताता हूँ। मेरा बच्चों स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है, मान लो ये मेरे कई सारे मॉलिक्यूल है, हे राम क्या क्या मिटेगा, चलो ज्यादा कुछ नहीं मिटा। बच्चों अगर मेरे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं कि बच्चों मान लो ये मेरे कई सारे मॉलिक्यूल है इस गैस में, ठीक है। मैंने कहा बच्चों इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, कोई 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, कोई कितने से चल रहा हो। अगर मैं कह दूं बच्चों 2 मीटर पर सेकंड वाले मॉलिक्यूल से x और इस नंबर को मान लो 40, और बच्चों मैं कहूं y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड से, तो ये नंबर कितना हो गया 50। अब बच्चों मैं x वाले मॉलिक्यूल बना रहा हूँ यहाँ पे कि ये 40 मॉलिक्यूल है मेरे x के, कोई गिनती नहीं करेगा इनकी क्योंकि 40 बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि ये 40 डॉट्स है मेरे, ये 40 डॉट्स इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लोग चलते हैं 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है जी, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से चलते हैं तो बच्चों मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल, और इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये हमेशा 2 मीटर पर सेकंड से चलेंगे। कोई मॉलिक्यूल किसी टाइम पे किसी से टक्कर खा के अपनी स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये जो 40 मॉलिक्यूल्स मैंने इस गैस के अलग अलग पोर्शन से उठाए हैं, एक जगह पे दिखाए हैं कि ये लोग 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे। इनके अंदर से कोई एक बंदा आता कहता जी अब तो मैं 6 से चलूंगा, तो वो दो वाला जो है, दो वाले समूह से बाहर हो गया। अब मेरे पास कितने बच गए सर, 39 बच गए जो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। मैं कहता हूं बच्चों कोई एक नया मॉलिक्यूल आएगा, वो अब कहेगा कि मैं 2 मीटर पर सेकंड से चलूंगा, और इस 39 के अंदर एक और जुड़ के फिर से 40 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये है, एक गिवन स्पीड के ऊपर, अगर जैसे मैं 0 से इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हर नंबर के लिए एक वेलोसिटी हो सकती है, यानी सर 5, 6, 6.2, हर तरीके से कोई ना कोई वेलोसिटी हो। हर वेलोसिटी के ऊपर बच्चों एक नंबर अलॉटेड होगा कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड पे घूम रहे हैं। ठीक है जी, वो नंबर चेंज नहीं होगा, चाहे वो जो 40 मॉलिक्यूल बोले उनके अंदर से, हर 40 मॉलिक्यूल के अंदर से बदलते जा रहे हो मॉलिक्यूल, भले बदल रहे हो, लेकिन उनका जो नंबर है एक टाइम पे जितने लोग एक स्पीड पे चल रहे हैं वो लोग कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि स्पीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और वो कांस्टेंट रहेंगी। एक स्पीड को जितने मॉलिक्यूल्स मिले वो कांस्टेंट रहेंगे। ये बात सर समझ में आ गई, ये पॉइंट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि इफ द गैस विल हैव वेरिएबल स्पीड, गैस की वेरिएबल स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, ये तो मैंने बोल ही दिया कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कोई हो सकता है जो कहता है अभी 2 पे था अब 6 पे जाऊंगा, यानी कि स्पीड वेरी कर गई। तो कहता है अगर स्पीड वेरी करेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगी। बड़ी ऑब्वियस बात है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। अगर ये v ही बदल गया तो ke भी बदल जाएगा। बस ये पॉइंट्स है बच्चों जो आज हम पढ़ेंगे। आखिरी पॉइंट के अंदर एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। पॉइंट्स मैंने बच्चों जल्दी जल्दी उड़ाए हैं सारे। अगर किसी को कोई डाउट है बता सकते हैं। टुडेज क्लास इज एंडेड, मतलब थ्योरी एंड हो गई है। जिसको लीव करना है, कहीं पे जाना है, कुछ और काम करना है, वो बिल्कुल